बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों, आज हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे। ये सवाल भी एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। बड़े सवालों में पूछते हैं कि विश्व की जनसंख्या घनत्व पर एक लेख लिखिए। अब सबसे पहले है कि जनसंख्या घनत्व या जो पृथ्वी का घनत्व है ये किस आधार पर बनाए जाते हैं। इसका मतलब जनसंख्या, मोटे रूप से हम कह सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व है वो टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल एरिया के आधार पर उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों की निकाला जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी का औसत घनत्व भी ग्राम सेंटीमीटर रेज़ टू पावर -3 की बेस पे निकाला जाता है। ये भार बटा आयतन के आधार पर कि भार कितना है और आयतन कितना है उसका, तो उसके आधार पर। लेकिन यहाँ जनसंख्या में भी इसके घनत्व के भेद हैं, अलग अलग हैं, वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि किसी प्रदेश के निवास करने वाले मनुष्य की संख्या, इसको जनसंख्या को जो टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल एरिया की जो बात कर रहे हैं उसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्य की संख्या और प्रदेश के क्षेत्रफल के पारस्परिक अनुपात से जनसंख्या घनत्व मालूम होता है। ये घनत्व उस प्रदेश की उन्नति और भावी विकास के अनुमान लगाने में मुख्य आधार है। किसी भी प्रदेश का, किसी भी क्षेत्र का जो अनुमान लगाया जाता है, उसका विकास किया जाता है, तो ये इस डेंसिटी के आधार पर ही किया जा सकता है। प्रत्येक प्रदेश की प्राकृतिक संसाधनों की एक सीमित मात्रा होती है, जैसे कि थल क्षेत्रफल है, वहाँ की मिट्टियाँ हैं, खनिज पदार्थ, जलीय संसाधन हैं, वन संपदा है, आदि की मात्रा सीमित होती है। उस प्रदेश के इन संसाधनों को कितने मनुष्य प्रयोग करते हैं, अर्थात कितनी जनसंख्या अपने जीवन निर्वाह के लिए उन संसाधनों पर आधारित है, ये जो बात है वो जनसंख्या के रहन सहन के स्तर को तथा उनके आर्थिक और सामाजिक विकास की सीमा को निर्धारित करती है। कि जो संसाधन हैं वो कितने निर्धारित हैं, कितने संसाधन हैं, उनका कितने लोग यूज कर रहे हैं, उसके आधार पर उस क्षेत्र का विकास की बात हो सकती है। इसलिए प्रत्येक देश की कहते हैं कि आर्थिक उन्नति तथा सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति की योजना बनाने के लिए उस प्रदेश की जनसंख्या की सघनता को जानना आवश्यक है। मतलब किसी भी प्रदेश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो या सोशियो कल्चरल प्रोग्रेस है, तो उसकी जनसंख्या कितनी है, उसकी डेंसिटी कितनी है, वो जानने पर ही उसका विकास की बात हो सकती है। तो मोटे रूप से हम जनसंख्या घनत्व को 5 भागों में बांट सकते हैं। इसका अलग अलग रीजन का भाई पॉपुलेशन डेंसिटी तो टोटल है ही, लेकिन उस पॉपुलेशन डेंसिटी में भी हम उसको बाइफ्रिकेट कर सकते हैं, 5 भाग बना सकते हैं और 5 भागों के आधार पर उसको और अधिक विकास की बात कर सकते हैं। तो नंबर 1 गणितीय घनत्व है, अर्थमेटिक डेंसिटी है। अर्थमेटिक डेंसिटी क्या होता है कि मानव थल अनुपात मेनलैंड जो रेशो के विचार किया जाता है कि उस एरिया के अंदर मानव कितने हैं, उसकी ज़मीन कितनी है, उसको हम अर्थमेटिक डेंसिटी कहते हैं और उसको हम पॉपुलेशन डिवाइड बाई टोटल एरिया से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, यदि हम आर्थिक विकास की बात करेंगे तो आर्थिक घनत्व या इकोनॉमिक डेंसिटी उसको कहेंगे। इसमें प्रदेश के संसाधनों की उत्पादन और उस प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्य की जनसंख्या का विचार किया जाता है। पॉपुलेशन डिवाइड बाई रिसोर्सेज। तीसरा है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी या कृषि क्षेत्रीय घनत्व, जिसमें उस प्रदेश की खेती की जाने वाली भूमि, कल्टीवेटेड एरिया और निवास करने वाले मनुष्य की मतलब समस्त जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन पर विचार किया जाता है। इसलिए एग्रीकल्चर पॉपुलेशन डिवाइड बाय एग्रीकल्चर एरिया के आधार पर कृषि घनत्व निकाला जाता है। और 5वां पोषण घनत्व है, न्यूट्रिशनल डेंसिटी है, जिसमें खेती की भोज्य फसलों, फूड क्रॉप्स के क्षेत्रफल और उस प्रदेश की समस्त जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन में विचार किया जाता है। तो यदि हम न्यूट्रिशनल डेंसिटी निकालेंगे तो पॉपुलेशन डिवाइड बाई एरिया ऑफ द फूड क्रॉप्स के आधार पर निकालेंगे। तो ये उस क्षेत्र के अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर ये विकास करने के लिए ये न्यूट्रिशनल डेंसिटी, एग्रीकल्चर डेंसिटी, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी और इकोनॉमिक डेंसिटी और अर्थमेटिक डेंसिटी में उसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। इस प्रत्येक प्रकार के जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है।
साधारणतः गणितीय घनत्व से ही आर्थिक घनत्व का भी कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, ये चीज़ हम बता सकते हैं। साधारणतः ऐसा करना भूल है, क्योंकि गणितीय घनत्व से ही आर्थिक घनत्व निकाला जाता है, क्योंकि टुंड्रा, सारा मरुस्थल और ऊंचे में कहते हैं पर्वतों में जनसंख्या का पालन पोषण करने की क्षमता बहुत कम होती है। मतलब इसका थोड़ा सा जो ड्रॉबैक है वो भी है कि इसके आधार पर ये हम नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए मरुभूमि के 1 वर्ग किलोमीटर में, उदाहरण के लिए जो डेजर्ट एरिया है उसमें 1 किलोमीटर में 20 मनुष्यों को जीवन निर्वाह करना कठिन हो जाता है। मतलब 20 व्यक्ति भी उस डेजर्ट एरिया में जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, जबकि गंगा डेल्टा अथवा यांगटीसी डेल्टा में 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 400 से भी अधिक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। इसका मतलब एरिया अर्थमेटिक जोन्स के आधार पर नहीं, मतलब आप उसकी फिजियोलॉजी के आधार पर, फिजिकल फीचर्स के आधार पर उसके डेंसिटी का आकलन करना ज़्यादा ठीक रहेगा। इसलिए किसी औद्योगिक विकास क्षेत्र में या वाणिज्य विकास में, एक कॉमर्शियल डेवलपमेंट क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में 500 से भी अधिक मनुष्य सरलता से अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। मतलब जहाँ डेवलपमेंट है वहाँ पर 500 से भी अधिक और वहाँ 20 व्यक्तियों का भी जीवन निर्वाह करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ये हमने देखा है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन के कोयला क्षेत्रों में, ब्रिटेन के जो लंकाशायर, डर्बीशायर जो कोयला क्षेत्र हैं, जो विकसित कोयला क्षेत्र हैं, उनमें कोयला क्षेत्र में उद्योगों पर निर्वाह करने वाली जनता की सघनता है वो 600 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। मतलब वहाँ 600 व्यक्ति है 1 किलोमीटर के अंदर अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो के औद्योगिक व्यापारी केंद्रों में प्रति वर्ग किलोमीटर में 1500 से भी अधिक मुख्यतः हैं मनुष्य ऊंचे स्तर पर अपना जीवन निर्वाह कर सकते। इसका मतलब वो डेवलप्ड जो सिटीज़ हैं वहाँ 1500 से भी अधिक उनका जो आर्थिक जो है पैमाना है वो अधिक है, इसलिए उनको सैलरी भी कह सकते हैं, वो उसके आधार पर 1500 से भी अधिक व्यक्ति उसमें जीवन निर्वाह कर सकते हैं। इसके विपरीत कांगो के वन, मंगोलिया मरुस्थल और कनाडा के उत्तरी हिमाच्छादित टुंड्रा प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यूरोपीय स्तर का जीवन निर्वाह 2 मनुष्य भी नहीं कर सकते। मतलब इस तरह के जो जीवन निर्वाह का जो स्टैंडर्ड है उसमें इन डेजर्ट एरिया में 2 मनुष्य भी नहीं कर सकते हैं। ये मेन बात इस जीवन निर्वाह के या इकोनॉमिक रिसोर्स डेवलपमेंट के आधार पर निकल के आती है। तो इनको यदि हम अलग अलग संसार के हिसाब से यदि हम अलग अलग बाइफिकेट करें तो गणितीय जो घनत्व वाली जो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या में विश्व में एशिया जो है उसमें दूसरे स्थान पे है। नंबर 1 यूरोप, रूस रहित जो है उसके प्रति वर्ग किलोमीटर में 145 प्रति वर्ग किलोमीटर में निकाला गया है। एशिया का दूसरा स्थान 137 जो व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर हैं। तो गणित घनत्व में समस्त संसार की वर्तमान जनसंख्या लगभग 613 करोड़ के करीब है और विभिन्न महाद्वीपों में केवल एशिया और अफ्रीका ही अधिक जनसंख्या वाला भाग है, परंतु समस्त एशिया में भी जनसंख्या का घनत्व सब जगह एक समान नहीं है। एशिया की 88% जनसंख्या केवल चीन, जापान और भारत और बांग्लादेश और इंडोनेशिया में रहती हैं तथा अरब तथा मध्य एशिया और मंगोलिया और साइबेरिया में विशाल भूभाग अल्प आबादी वाले क्षेत्र हैं। अतः उपरोक्त जो टेबल हमने बताई है जिसमें कि 137 और 145 के आधार पर और सबसे कम हमने ओशनिया में बताया उसमें 3.4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह सकते हैं। गणितीय घनत्व की जो बात की है उसके आधार पर अधिक सघनता का महाद्वीप यूरोप है, परंतु यूरोप में कुछ ऐसे प्रदेश है जिसमें सघनता 2500 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। इसके आधार पर ये नॉर्वे और की भूमि और जलवायु की कठोरता के कारण वहाँ का जो प्रति वर्ग सघनता है वो 14 के करीब है। इटली की सघनता पो नदी के कहते हैं बेसिन और समुद्र तटीय मैदानों पर उपजाऊपन के कारण है। इसलिए समस्त एशिया का जो घनत्व गणितीय घनत्व 137 के करीब हमने बताया है। इसी तरह यदि हम फिजियोलॉजिकल डेंसिटी की बात करें तो कृषि भूमि की और जनसंख्या के अनुपात के किसी प्रदेश की जनसंख्या के भार का ज़्यादा
ठीक ज्ञान हो जाना है। इसमें खेती की योग्य भूमि जैसे वन, चरागाहों, दलहन और मरुभूमि को छोड़कर गणना की जाती है। तो भारत की समस्त भूमि का क्षेत्रफल लगभग मुझे हैं 15,62,000 वर्ग किलोमीटर है। अतः भारत की यदि जनसंख्या 1991 के आधार पर 85 करोड़ थी, तो उसके आधार पर प्रति वर्ग किलोमीटर ये 544 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर का आकलन होता है। इसी तरह कृषि घनत्व में समस्त जनसंख्या के बजाय केवल कृषक जनता, एग्रीकल्चर पॉपुलेशन की गणना होती है। ये हमने पहले बता दिया है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में ये 6% जनसंख्या कृषि करती है, जबकि भारत और चीन में लगभग 70% जनता कृषि पर आधारित है। इसलिए भारत और चीन में कृषि का घनत्व ऊंचा है। कृषि घनत्व की जो बात कर रहे हैं तो वो लगभग 1857 के करीब है। और इसी प्रकार आर्थिक घनत्व की बात करें, इकोनॉमिक डेंसिटी, तो किसी भी देश के आर्थिक घनत्व को मालूम करने के लिए वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों और आर्थिक संसाधनों का मूल्यांकन करना जरूरी है। इसमें कृषि की भूमि, मिट्टी की उपजाऊपन, खनिज पदार्थ, वन संपदा, जलाशय, समुद्री तट, मत्स्य उद्योग के संसाधन और परिवहन की सुविधाएं आदि सम्मिलित होती हैं। इसके आधार पर उसकी गणना की जा सकती है। और उदाहरण के लिए ब्रिटेन में कृषि का उत्पादन बहुत कम है, इसलिए वहाँ 94% जनता उद्योग, व्यापार तथा अन्य व्यवसायों में लगी हुई है। मतलब जहाँ कृषि का कार्य कम होता है तो वो व्यापार में लगी हुई है। और अंतिम जो हमारा है वो न्यूट्रिशनल डेंसिटी है। उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिशनल डेंसिटी में टोटल कल्टिवेटेड एरिया बाय टोटल फूड प्रोडक्ट्स है। उसके आधार पर हमने बताया था कि भारत में लगभग 47 करोड़ एकड़ भूमि पर कृषि होती है। और 1985 में भारतवर्ष में जनसंख्या 76 करोड़ थी। और इस आधार पर मनुष्य का जो पोषण घनत्व था वो 1.6 मनुष्य प्रति एकड़ या 40 मनुष्य प्रति एकड़ था। इन प्रदेशों में खेती पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या 75% से अधिक थी। और वही को पोषण घनत्व का जो है विचार करना आवश्यक है। और एशिया के जो मुख्य देश हैं उनका जो पोषण घनत्व की यदि हम पोषण घनत्व की बात करें तो भारत का 0.9 है, जापान का 7.5 है, इंडोनेशिया का 0.3 और कोरिया का 4.5 है। तो इस आधार पर हम पॉपुलेशन डेंसिटी अलग अलग विभेद के आधार पर यदि हम गणना करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड की बात करेंगे और उसके आधार पर इसकी गणना करेंगे। थैंक यू।